आइए दलाल स्ट्रीट पर पिछले हफ्ते क्या हुआ इस पर नजर डालते हैं। दलाल स्ट्रीट पर पिछले हफ्ते आक्रामक मूव्स देखने को मिले, जहां पे जरूरत से ज्यादा सावधानी बरती गई। बुल्स और बेयर्स के बीच जमकर खींचातानी देखने को मिली, जहां पे निफ्टी शार्प लॉसेस से पॉजिटिव टेरिटरी में आया, किंतु आखिरकार शुक्रवार के व्यापार में थोड़ा नीचे ही बंद हुआ। इस वजह से हमारे कॉल ऑफ द वीक अनुसार खींचातानी जारी रह सकती है बुल्स और बेयर्स के बीच, जहां बेयर्स का पर्दा भारी हो सकता है नियर टर्म में, और हम डिस्टिंक्टली कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है। निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 24,853, 0.67% नीचे। सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 81,721, 0.74% नीचे। वोलेटिलिटी के चलते निफ्टी में कंसोलिडेशन देखने को मिला, जहां पे सेलर्स और बायर्स रिलक्टेंट रहे। पहले नेगेटिव कैटलिस्ट पिछले हफ्ते इस प्रकार रहे। पहला, यूएस डाउनग्रेड, जब मूडीज रेटिंग्स ने यूएस गवर्नमेंट का लास्ट AAA क्रेडिट रेटिंग निकाल दिया। दूसरा, ट्रेड वॉर क्लिफ, टैरिफ्स अभी भी चिंता का विषय है। तीसरा, बढ़ते कोविड-19 केसेस भारत में। चौथा, टेक्निकली ओवरबॉट कंडीशंस। पांचवा, पिछले हफ्ते विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कुल मिलाकर 11,491 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे। अब साथ साथ पॉजिटिव कैटलिस्ट भी देखने को मिले, जैसे कि पहला, भारत और यूएसए में कम होता इन्फ्लेशन। दूसरा, आरबीआई और फेडरल रिजर्व से और रेट कट्स की उम्मीद। तीसरा, भारत के Q4 अर्निंग सीजन डिसेंट रहे। चौथा, साउथ वेस्ट मानसून विंड्स वक्त से पहले आने वाले हैं केरला में मई 27 तक, जो कि यूजुअली जून 1 तक आते हैं। बॉटम लाइन, मेल्ट अप और मेल्ट डाउन की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है। रस्सी खींच जारी रह सकती है। अब आइए देखते हैं पिछले हफ्ते इंडेक्सेस का परफॉर्मेंस कैसा रहा। ओवरबॉट कंडीशंस के चलते निफ्टी थोड़ा नीचे बंद हुआ 0.67% से। टेक्निकली निफ्टी अभी भी अपने 200 डीए में 24,054 मार्क के ऊपर आराम से व्यापार करता नजर आ रहा है, इसलिए हमें लगता है कि निफ्टी का अगला गोल पोस्ट 25,000 मार्क के ऊपर होगा और उसके बाद उसके ऑल टाइम हाई 26,277.35 मार्क के ऊपर। दूसरा, बैंक निफ्टी स्लाइट आउट परफॉर्मर रहा पिछले हफ्ते 0.08% ऊपर। बैंक निफ्टी में लगातार दूसरे हफ्ते गेंस देखने को मिले और अब सबका ध्यान बैंक निफ्टी के नए ऑल टाइम हाई 56,098.70 मार्क पर है। निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स 0.18% नीचे गिरा, जबकि निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स 1.12% ऊपर बंद हुआ पिछले हफ्ते। ब्रॉडर मार्केट्स में निफ्टी मिड कैप 50 इंडेक्स 1.01% नीचे गिरा, वहीं दूसरी ओर निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स 0.47% ऊपर बढ़ा। बुलिश सेक्टर्स में निफ्टी रियल्टी 2.66% ऊपर, निफ्टी मेटल इंडेक्स 0.52% ऊपर, निफ्टी मीडिया इंडेक्स 0.10% ऊपर। वहीं दूसरी ओर बेरिश सेक्टर्स में निफ्टी ऑटो इंडेक्स 1.83% नीचे, निफ्टी IT इंडेक्स 1.50% नीचे, निफ्टी ऑयल एंड गैस 1.10% नीचे, निफ्टी FMCG इंडेक्स 0.98% नीचे, निफ्टी फार्मा इंडेक्स 0.92% नीचे, निफ्टी इंफ्रा इंडेक्स 0.51% नीचे, निफ्टी PSE इंडेक्स 0.12% नीचे, निफ्टी एनर्जी 0.08% नीचे। स्टॉक स्पेसिफिक खबरों में वोडाफोन आइडिया की गिरावट जारी रही, जहां पे पिछले हफ्ते स्टॉक प्राइस 8% नीचे रहा, जब सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस किए पिटीशंस टेलीकॉम कंपनीज की, जिसमें वोडाफोन आइडिया के साथ साथ भारती एयरटेल और टाटा टेली सर्विसेज TTML के भी प्ली को डिसमिस किया, जिसमें वे वेवर चाहते थे लॉन्ग स्टैंडिंग एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू ड्यूज का। अब DLF के स्टॉक प्राइस की बात करें तो पिछले हफ्ते 8.46% ऊपर बंद हुआ, जब कंपनी के Q4 FY25 रिजल्ट्स अनुसार कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 1,282.2 करोड़ पर देखने को मिला। यही आंकड़ा पिछले साल इसी क्वार्टर में ₹920.71 करोड़ पर था, यानी कि ईयर ओवर ईयर राइज 39% का देखने को मिला। रेडिंगटन का स्टॉक प्राइस पिछले हफ्ते सुर्खियों में था Q4 FY25 रिजल्ट्स के बाद, जहां कंपनी ने अच्छे Q4 रिजल्ट्स दर्ज किए, फिर भी पिछले हफ्ते स्टॉक प्राइस 3% नीचे गिरा। डिविस लैब्स के स्टॉक प्राइस की बात करें तो नया ऑल टाइम हाई कायम किया पिछले हफ्ते और 3.24% भी ऊपर बंद हुआ Q4 FY25 रिजल्ट्स के बाद। कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट ₹662 करोड़ पर देखने को मिला। यही आंकड़ा पिछले साल इसी क्वार्टर की तुलना में ₹538 करोड़ पर था, यानी कि 23% का उछाल। डिलीवरी का स्टॉक प्राइस भी 10.49% पिछले हफ्ते ऊपर बंद हुआ, जहां पे कंपनी के Q4 FY25 रिजल्ट्स अनुसार प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ₹73 करोड़ पर देखने को मिला। यही आंकड़ा पिछले साल के इसी क्वार्टर में ₹69 करोड़ का लॉस बना हुआ था। अब ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड कंपनीज की बात करें तो ग्रेफाइट इंडिया पिछले हफ्ते 10.9% ऊपर बंद हुआ, HEG 0.96% ऊपर बंद हुआ। ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड कंपनीज में उछाल इस वजह से देखने को मिला क्योंकि जापान के रेजोनैक ने ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड प्लांट्स चाइना और मलेशिया में बंद करने का निर्णय लिया है।
जेन टेक्नोलॉजीज पिछले हफ्ते 5.5% ऊपर बंद हुआ जब कंपनी के Q4 FY25 रिजल्ट्स अनुसार कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट रुपीज 101 करोड़ पर देखने को मिला। यही आंकड़ा पिछले साल इसी क्वार्टर में 34.94 करोड़ पर था, यानी कि 189% का उछाल। प्रोटियन ई गव टेक्नोलॉजीज लिमिटेड पिछले हफ्ते 31.65% नीचे गिरा और लोअर सर्किट भी हिट कर गया जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उनके मैनेज सर्विस प्रोवाइडर MSP कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट किया पैन 2.0 प्रोजेक्ट के अंतर्गत। पिछले हफ्ते के निफ्टी 50 के गेनर्स इस प्रकार रहे: BEL 5.47% ऊपर, HDFC लाइफ 3.98% ऊपर, टाटा स्टील 3.44% ऊपर, बजाज ऑटो 3.65% ऊपर, जियो फाइनेंशियल 1.71% ऊपर। वहीं दूसरी ओर लूजर्स रहे ग्रासिम 4.64% नीचे, M&M 3.82% नीचे, इटर्नल 3.34% नीचे, सन फार्मा 2.96% नीचे, मारुति 1.86% नीचे। अब आगे निफ्टी के लिए क्या? आगे बढ़ते हुए हमें लगता है कि निफ्टी सोमवार की शुरुआत ट्रेड टेंशंस को लेकर करेगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ्स इंपोज करने का निर्णय लिया है यूरोपियन यूनियन पर, जो 1 जून से लागू होंगे। उसके साथ साथ उन्होंने एप्पल को भी धमकी दी है कि वे 25% टैरिफ्स का सामना कर सकते हैं अगर कंपनी ने अपना आईफोन प्रोडक्शन यूएसए में शिफ्ट नहीं किया तो। हमारे कॉल ऑफ द वीक अनुसार ट्रेडिंग थीम बेस के पक्ष में ज्यादा रह सकती है क्योंकि निफ्टी कमजोर पड़ सकता है प्रॉफिट टेकिंग के चलते किसी भी एक्सेसिव स्ट्रेंथ पर। यहाँ से निवेशक फेड ऑफिशियल्स से कमेंट्री पर भी ध्यान देंगे, जहां FOMC मीटिंग मिनट्स काफी अहम होंगे। अहम यूएस इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में पर्सनल इनकम और स्पेंडिंग यानी कि PCE प्राइस इंडेक्स, ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स, गुड्स ट्रेड बैलेंस और दूसरे एस्टिमेट Q1 GDP ग्रोथ के भी ध्यान में रहेंगे। भारत में देखें तो सबका ध्यान रहेगा बढ़ते कोविड-19 केसेस पर। अंत करने से पहले कृपया ध्यान दें कि सोमवार 26 मई को वॉल स्ट्रीट बंद रहेगा मेमोरियल डे के चलते, यानी कि वॉल स्ट्रीट के निवेशकों को 3 दिन का बड़ा वीकेंड मिलने वाला है। संक्षेप में कहे तो निफ्टी बुल्स रिलक्टेंट रह सकते हैं। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.